नाउ वी गोइंग टू सी दी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। जो हमने पहले जो हमारे जो प्रोसेस था जॉब एनालिसिस का, उसमें हमने देखा था स्ट्रैटेजिक चॉइस, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डेटा गैदरिंग एंड देन प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट आया था जहां पे हमने शॉर्ट में बात की थी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब डेटा। तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीके से हम जॉब डेटा को जॉब एनालिसिस में कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। सो पहला इसमें है, इसमें पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें आते हैं इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर, डायरी मेथड, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन मेथड। अब एक एक मेथड को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। In this method, the job analyst carefully observes the job holder at work and records what he or she does, how he or she does, and how much time is needed for completion of a given task. So इस मेथड में ऑब्जर्वेशन के थ्रू जॉब एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, वो जॉब होल्डर के को काम करते हुए देखते हैं। वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस काम को करने में उसको कितना समय लग रहा है, उस पूरी चीज का रिकॉर्ड रखता जाता है वो अपने पास। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इसके कुछ अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं, है ना। पॉजिटिव साइड क्या है? द मेथड इज सिंपल एंड द डेटा कलेक्टेड आर एक्यूरेट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो जितना भी आप डेटा कलेक्ट करोगे वो आपके हिसाब से सही रहेगा। और साथ ही साथ में बहुत सिंपल मेथड है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन on the other side, if we see it may be told that the method is time consuming and inapplicable to certain jobs. ये method time consuming तो है because you have to continuously sit at a place and observe the person doing a number of things. So समय तो लगेगा उसकी हर एक एक्टिविटी को जॉट डाउन करने में, समझने में कि वो क्या काम करता है, कैसे करता है। और कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं हो पाता। किस टाइप की जॉब्स रहती है? वेयर इन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पे अनऑब्जर्वेबल मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, बिकॉज दिमाग में क्या चल रहा है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना। तो कुछ जॉब्स डिमांड करती हैं बहुत बहुत हाई मेंटल एक्टिविटीज। तो उन केसेस में हम कुछ एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर पाएंगे बाय ऑब्जर्वेशन, right? So analyst needs to be trained to carefully observe and record the competence of a job in company. जो जॉब एनालिस्ट है वो ट्रेन होना चाहिए कि वो केयरफुली ऑब्जर्व कर पाए। हम किस टाइप की जॉब्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं? जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स हैं, या फिर जिन जॉब्स में बहुत ज्यादा कुछ एक ऐसा काम है जो बहुत रेपिटेटिव है, तो उस टाइप की जॉब्स को हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू उसका डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट करेगा वो बहुत प्रोफिशिएंट होना चाहिए, उसके अंदर वो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो हर चीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके, so that we can get the better results out of it, right? So ये था आपका observation method. Now next we'll come to the interview method. In this method, the analyst interviews the job holder and his or her supervisor to elicit the information about the job. तो यहाँ पे इंटरव्यू मेथड में क्या हो रहा है, जो जॉब होल्डर है या उनका जो सुपरवाइजर है, उनको इंटरव्यू करते हैं जॉब एनालिस्ट या जो भी व्यक्ति जॉब एनालिसिस फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जनरली हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं? जहां पे उनके क्वेश्चंस प्री सेट रहते हैं, प्री डिसाइडेड रहते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं इंटरव्यू में पूछने के लिए, वो बहुत सोच समझ के करते हैं ताकि वो मैक्सिमम डेटा वो जॉब होल्डर या वो सुपरवाइजर से निकाल सके, राइट? And at the same time, during the interview, the analyst must make judgments about the information to be included and its degree of importance. क्योंकि जो जॉब एनालिस्ट है जब वो इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो जजमेंट करते आना चाहिए उसे कि क्या इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरव्यू मेथड तभी हो सकता है जब इंटरव्यूअर एंड जो इंटरव्यूई है दोनों 50-50 अपना कंट्रीब्यूट करें, दोनों अपने साइड से अपने पार्ट का बेस्ट दे, राइट? तभी हम ये इंटरव्यू मेथड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट? तो इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये कि बहुत इजीली आप इंटरव्यू ले सकते हो, किसी का भी बहुत सिंपल मेथड है, ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, है ना।
और यहाँ पे डीमेरिट क्या है, जो भी अपन ने बात की, जो एनालिस्ट है वो अगर सही जजमेंट कर पाया कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, इंपॉर्टेंट है, इसे इंक्लूड करना चाहिए, तो ठीक है। पर अगर वो सही जजमेंट नहीं ले पाया तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब शायद गुम हो जाए, या हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए, या अपने पास सही रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाए। और उसके डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस को भी समझते आना चाहिए इंटरव्यू। क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। एक वो फॉर्मेट में होता है क्वेश्चनेयर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं, और वो हम क्वेश्चनेयर फिल करने के लिए दे देते हैं। जैसे जो व्यक्ति जॉब करता है, उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड वो क्वेश्चनेयर रहेगा, उसे दे दिया जाएगा, और वो उस क्वेश्चनेयर को अपने हिसाब से टिक करे, जो भी उसमें ऑप्शंस दिए उस हिसाब से हमें अपने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कराए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चनर रहता है और जो उन्होंने फिल किया है, दिस मस्ट रियली बी अप्रूव्ड बाय देयर इमीडिएट सुपरवाइजर्स। उनके जो इमीडिएट सुपरवाइजर्स हैं, उनके थ्रू अप्रूव होना चाहिए वंस दे हैव फिल्ड इन। ठीक है, सो ये जो फिल्ड इन क्वेश्चनर्स हैं, दे ऑफर इनफ डेटा ऑन जॉब्स, है ना। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनर्स हैं, दे आर अवेलेबल, और दे मे बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस बाय द एनालिस्ट। कुछ अवेलेबल भी है स्टैंडर्ड क्वेश्चनर्स, और जो अगर आप खुद कस्टमाइज करना चाहते हो, आप अपने लेवल पे भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर की प्रिपरेशन में हम क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है? हमारा जॉब टाइटल ऑफ द जॉब होल्डर, है ना, उनका जॉब टाइटल तो इंपॉर्टेंट है, हम कौन सी पोजीशन का क्वेश्चनर भरवा रहे हैं। जॉब टाइटल ऑफ द जॉब होल्डर्स मैनेजर और सुपरवाइजर, देन job title and number of staff reporting to the job holder, right? और ये वाली इंफॉर्मेशन हमको बेस्ट कहां से मिल सकती है? आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू, कि आप जिस जॉब का जॉब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जॉब पे जो मैनेजर काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसको कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड वो किसको रिपोर्ट कर रहा है ना, और उसका जॉब टाइटल तो आपको वहां क्लियर हो ही जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से बहुत आसानी से और अच्छे से मिल सकती है। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको हम क्या लेंगे क्वेश्चनेयर में? अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, 1 or 2 sentences ऑफ द ओवरऑल रोल और पर्पस ऑफ द जॉब। हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगते हैं कि आपकी जॉब का, पर्पस का या रोल का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लिखो, सिर्फ 2 sentences। और क्या चाहिए हमें? लिस्ट ऑफ द मेन टास्क्स और ड्यूटीज दैट द जॉब होल्डर हैज टू कैरी आउट एज एप्रोप्रिएट। These should specify the resources controlled, the equipments used, the contracts made, and the frequency with which the tasks are carried out. और हम लेंगे लिस्ट ऑफ मेन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब होल्डर की, जो उसे करना पड़ती है। उसके लिए उसको क्या रिसोर्सेज लगते हैं, क्या इक्विपमेंट उसे यूज करना पड़ते हैं, उसके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और साथ ही साथ में किस फ्रीक्वेंसी के साथ उसे कोई भी टास्क परफॉर्म करना पड़ता है इन अ डे और इन अ मंथ। ये सारी चीजें हम क्वेश्चनेयर के थ्रू फिल करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये जो क्वेश्चनेयर मेथड है, इसके खुद के अपने कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट? अब क्या एडवांटेज होता है क्वेश्चनर मेथड का? दैट द इंफॉर्मेशन इज दैट द इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स कैन बी कलेक्टेड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेजर एडवांटेज क्या है इसका? कि हम बहुत सारे जॉब्स का डेटा एक साथ छोटे से समय में कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चनर बना के सब में सर्कुलेट कर देना है और उसको कलेक्ट कर लेना है, राइट? तो बहुत सारी जॉब्स को आप एक साथ एनालाइज कर सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। But some follow-up observations or discussion must be required to clarify inadequately filled in questionnaires and interpretation problems. लेकिन हमें follow up करने की जरूरत इसमें लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि कई लोगों को जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या जो पूछा है उसकी जगह उन्होंने कुछ और समझ के कुछ और आंसर टिक कर दिया, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती है। जो हमारे पास आधे अधूरे फिल्ड क्वेश्चनेयर्स आते हैं, या इस टाइप के कुछ डिफॉल्ट क्वेश्चनेयर्स आते हैं, तो उनके ऊपर हमें उन एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन करके क्लैरिफाई करना पड़ता है, राइट? फर्दर द क्वेश्चनेयर मेथड हेल्प्स सेव टाइम एंड द स्टाफ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोग्राम। ऑब्वियसली जितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा इस प्रोग्राम को कैरी आउट करने में, वो भी हमको ज्यादा नहीं लगता क्वेश्चनेयर के थ्रू, बिकॉज itself does the work. So finally, all the job holders participate in the method, unlike an interview where 1 or 2 workers only would participate. Interview method में क्या हो रहा था? हम एक या दो लोगों को ही पार्टिसिपेट करवा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ क्वेश्चनर फिल इन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में, राइट? तो ये थे उसके कुछ एडवांटेजेस। नाउ विल कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर मेथड। अब the accuracy of the information obtained through the questionnaire leaves much to the desired.
Job analysis work requires specialized knowledge and training. The average employee, although knows best what his or her duty are, he or she is not trained to identify the essential aspects of his or her work and often cannot express the information in a meaningful or clear fashion. सो कई बार क्या होता है, जो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है क्वेश्चनर के थ्रू, वो कितनी सही है और कितनी गलत, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, राइट? पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा, जो जॉब एनालिस्ट है या जो भी व्यक्ति जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा है, क्वेश्चनर एडमिनिस्टर कर रहा है, वो एक, उसके पास एक वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्वेश्चनर किस फॉर्मेट में बनना चाहिए, क्या चीज इंक्लूडेड होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए। तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसके पास होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर वो पूरी एक्टिविटी फ्यूटाइल हो जाती है, इट्स ऑफ नो यूज, राइट? और साथ ही साथ में जो एक एवरेज एम्प्लॉय है जो बस आता है, डेली अपना काम करता है, जब उससे क्वेश्चन भरवाया जाता है तो कई बार क्या होता है, वो उसके जॉब से रिलेटेड कुछ जो बहुत इसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, वो हो सकता है वो डेली करता हो तो उसके लिए बहुत कॉमन सी बात हो गई हो, और वो उन चीजों को शायद एक्स्ट्रा मतलब स्पेशल नोटिस में नहीं लेता हो, वो एज अ पार्ट ऑफ डे मान के चलता हो, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करना भूल जाए, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स ओके, लेकिन जो हम एनालिसिस कर रहे हैं जॉब का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद बहुत घातक साबित हो, है ना? क्योंकि वी वांट टू कवर ऑल द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब, राइट? सो ये कुछ डीमेरिट्स हैं जो कि क्वेश्चनर मेथड में सामने निकल के आते हैं, जिनका ध्यान ऑर्गेनाइजेशन को भी रखना चाहिए और जो एम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, ठीक है? सो टू डिपेंड एक्सक्लूसिवली अपॉन क्वेश्चनर्स एज द सोर्स ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन इज बाउंड टू क्रिएट सम एरर्स इन द प्रोग्राम। सो हम सोलली क्वेश्चनर मेथड पे डिपेंड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर्स होने के इसमें चांसेस रहते हैं, राइट? अब हम देखेंगे चेकलिस्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारा चेकलिस्ट मेथड। ये भी क्वेश्चनर की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो रिस्पॉन्स शीट रहती है उसमें फ्यूअर सब्जेक्टिव जजमेंट्स होते हैं। जनरली उसमें क्या, यस और नो की वेराइटी रहती है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है या कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें यस और नो के बॉक्सेस हैं, उसमें से एक को आपको टिक करना है। अगर आपको लगता है हाँ भाई ये पर्टिकुलर टास्क मैं करता हूं तो यस, और ये पर्टिकुलर टास्क मैं नहीं करता हूं तो नो। सो इसलिए उसको चेकलिस्ट बोला जाता है। सो चेकलिस्ट जो है, इट कैन कवर एज मेनी एज 100 एक्टिविटीज एंड जॉब होल्डर्स टिक ओनली दोज टास्क दैट आर इंक्लूडेड इन द जॉब। जो टास्क उनकी जॉब में इंक्लूडेड है वो उनको टिक करे, इस तरीके से भी हो सकता है। And the specialist who prepare the list must collect all the relevant information about the job concerned. Such information can be obtained by asking supervisors, industrial engineers, and other familiar with the work. So, when a checklist has been prepared for a job, it is sent to the job holder. The job holder is asked to check all listed tasks that he or she performs and indicate the amount of time spent on each task, as well as the training and experience required to be proficient in each task. तो क्या होता है, जब ये हम इस टाइप का चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमको मदद लेना चाहिए, जिनके बारे में अपन ने बात की, सुपरवाइजर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स एंड एनीवन हु इज फेमिलियर विद द वर्क। और उस चेकलिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद हम उसको जॉब होल्डर के पास भेज देते हैं, और फिर उसको उसमें टिक करना रहता है कि कौन सा टास्क वो परफॉर्म करता है, कौन सा नहीं करता। जो टास्क वो परफॉर्म करता है उस टास्क को करने में उसको कितना समय लगता है, और वो टास्क करने के लिए उसको क्या एक्सपीरियंस और क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, राइट? तो ये चेकलिस्ट के थ्रू कर दिया जाता है। नाउ ही और शी मे आल्सो बी आस्क्ड टू राइट एनी एडिशनल टास्क he or she performs which is not stated in the checklist. So the checklist thus answers will be the basis for tabulating the job related data. और जो आपने लिखे हैं वो तो है ही हैं, उसमें नीचे उनको एक और ऑप्शन दिया जाता है wherein they can write is if there is any other additional task they are performing, so that you can collect all the job related data in a more precise and comprehensive manner, right? अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या है एडवांटेज, क्या है चेकलिस्ट मेथड का? दैट इट इज यूजफुल इन लार्ज फर्म्स दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल असाइंड टू वन पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे हम ये चेकलिस्ट भरवा सकते हैं। Also, this technique is amenable to tabulation and recording on electronic data processing equipment. So ये ऑनलाइन हम उसमें रिकॉर्डिंग और टैबुलेशन करने के काम में भी बहुत हमको हेल्पफुल रहता है, और इसे हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं।
right? On the other side, if we see this technique, however, is costly. Obviously costly है and hence not suitable for small firms. Small firms checklist method के through अपने analysis करने को afford नहीं कर सकती, right? So these were the advantages and disadvantages of checklist method. Now we'll come to next topic, which is technical conference method. In this method, services of supervisors who possess extensive knowledge about a job are used. So conferences में क्या होता है, हम वो supervisors जिनके पास बहुत extensive knowledge है एक particular job से related, उनको बुलाते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं, and it is from these experts that the details about the job are obtained. Here, a conference of supervisors is used. The analyst initiates discussion, which provides details about jobs. Though a good method of data collection, this method also has its own merits and demerits. तो टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे आप उन सुपरवाइजर्स को बुलाते हो जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, क्योंकि वो मे बी वहां पे काम कर चुके हैं या बहुत क्लोजली उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे काम करते हुए लोगों के साथ उन्होंने काम किया है या उनको सुपरवाइज किया है, और उनसे हम जॉब डिटेल्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. बस यही है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड. लेकिन इसका अपना डीमेरिट है. मेरिट क्या है कि इट इज गुड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ना, इसमें लेकिन डीमेरिट ये है कि इसमें एक्यूरेसी लैक कर सकता है. ये क्यों एक्यूरेसी लैक कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली जॉब होल्डर से कलेक्ट नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि जॉब होल्डर वो व्यक्ति होता है जो एक्चुअली में उस जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है. तो हम उससे ना लेके हम किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये इसका एक मेजर डीमेरिट है टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड का. Right now, our next method is diary method. इस मेथड में क्या होता है? This method requires the job holder to record in detail their activities each day, and if done faithfully, this technique is accurate and eliminate errors caused by temporary lapses the job holder makes while answering questionnaires and checklist. इस मेथड में क्या होता है, हम जॉब होल्डर को बोलते हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज की एक डायरी बनाए और डेली उसमें लिखे कि आज के दिन उसने क्या क्या काम किया. तो अगर वो जेन्युइनली सीरियसली फेथफुली इस चीज को मेंटेन करे तो हम बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और सारे एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं. किस टाइप के एरर्स को? कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं. दो वो काम हम डेली करते हैं लेकिन जब मेंशन करने की बारी आती है तो हमको याद नहीं आता, बिकॉज मे बी इट बिकम्स सो मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें उसको मेंशन अलग से करना चाहिए. तो वो भूलने की वजह से हम उसको प्रॉपरली आंसर नहीं करते क्वेश्चनेयर या चेकलिस्ट मेथड में. लेकिन यहाँ पे वो चीज आंसर हो जाती है, जैसे डेली आपको जाके आपकी अटेंडेंस कंपल्सरीली मार्क करनी है, मतलब करनी है ना. तो लेकिन कई बार होता है कि भूल जाते हैं हम इस चीज को मेंशन करना. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्क, बिकॉज आप अटेंडेंस मार्क नहीं करोगे तो आप आए हो काम पे कैसे पता चलेगा, राइट? सो ये सारी चीजें आप डायरी मेथड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो. अब मेरिट्स और डिमेरिट्स की इसकी बात करें तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ टास्क में हैव टू बी स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ डेज. कुछ दिन तक आपको वो डायरी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी, है ना. तो समय लग सकता है इस मेथड को करने में. साथ ही साथ में इट ऑल्सो एंगेजेस कंसिडरेबल टाइम ऑफ अ प्रोडक्शन वर्कर, है ना. जो प्रोडक्शन वर्कर रहते हैं उनका भी टाइम ज्यादा लग सकता है, बिकॉज प्रोडक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज रहती है उनको जॉट डाउन करने में और पूरा डिटेलिंग करने में इट माइट टेक टाइम. No wonder the diary method is not used much in practice. बहुत ज्यादा इसको हम यूज नहीं करते हैं डायरी मेथड को.